सूरज 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 सूरज, अक्षय 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 अक्षय। स्कूल से कुछ दूर बने फाइटिंग लीग स्टेडियम में पूरा स्कूल आया हुआ था। स्टूडेंट्स, फाइटर्स, पाशो शहर के कुछ लोग, टीचर्स, हेडमिस्ट्रेस मोनिका और साथ में जजेस भी। मोनिका और प्रोबॉट भी जज थे। उनके साथ 2 और जज थे। पहले सकुरा फाइटिंग स्कूल की पुरानी स्टूडेंट और लेवल 10 की फाइटर लिया, और पाशो शहर की सबसे सम्माननीय और प्रसिद्ध फाइटर्स में से एक शनाया। सूरज और अक्षय जंगल के ठीक सामने खड़े हुए थे, अपनी ड्रेस पहने और अपने वेपन के साथ। उनके सामने एक अदृश्य दीवार थी। ये दीवार इसलिए बनाई गई थी कि अगर गलती से कोई जंगली जानवर इस तरफ आ गया तो वो शहर में नहीं घुस पाएगा। शहर को बचाने के लिए शहर की जितनी भी सीमाएं जंगल से जुड़ी थी, उन सभी में ऐसी अदृश्य दीवार लगी हुई थी। अक्षय के चेहरे पर आत्मविश्वास के साथ साथ घमंड भी था। सूरज थोड़ा सा नर्वस था। उसने पिछली रात को मोनिका की दी हुई फाइल देखी थी, जिसमें 10 जंगली जानवरों की जानकारी थी और यह भी बताया गया था कि जंगल में लगभग 200 से ज्यादा खतरनाक जानवर थे। उस फाइल में दी गई कुछ फोटोज को देखकर सूरज नर्वस हो गया था। ज्यादातर जानवर खतरनाक होने के साथ साथ डरावने भी थे। कोई जहरीली फुंकार फेंकता था तो कोई एसिड थूकता था। एक ड्रैगन जैसा जानवर तो एक हाथी और मकड़ी का मिला जुला रूप, जो अपने शिकार को जिंदा निगल जाता था और अपने पेट में 3 हफ्तों तक धीरे धीरे पचाता था। क्या हुआ सूरज, फाइनल शुरू होने से पहले ही होश उड़ गए क्या? अक्षय ने सूरज के चेहरे को देखते हुए कहा। अभी तो गेम शुरू हुआ है अक्षय, फाइनल का रिजल्ट ही बताएगा कि किसके होश उड़े और कौन जमीन पर टिका रहा। सूरज ने विक्रम अंकल और रघु को याद करके कहा, और तभी स्कूल के अनाउंसर ने जंगल रन फाइनल के नियम बताने शुरू कर दिए। साकुरा फाइटिंग स्कूल की फाइटिंग लीग के फाइनल जंगल रन में आप सभी का स्वागत है। हमारे फाइनलिस्ट हैं लेवल 7 के फाइटर और पिछले साल के फाइटिंग लीग के विनर मेटल वेपन के साथ अक्षय, और दूसरी तरफ हैं हाल ही में साकुरा फाइटिंग स्कूल में ज्वाइन करके लेवल 5 के फाइटर बने फायर वेपन के साथ सूरज। पूरे स्टेडियम में जोरदार हल्ला हुआ। दोनों फाइनलिस्ट एक साथ गेम शुरू करेंगे। उनका मिशन है कि किसी भी एक जंगली जानवर का शिकार करना। हमने कुछ ड्रोन कैमरे जंगल में छोड़ दिए हैं जो फाइटिंग की रिकॉर्डिंग कर पाएं। शिकार के लिए पॉइंट शिकार के आकार, शक्तियों और फाइनलिस्ट ने किस तरह से उसे पकड़ा या मारा है, इस बात पर निर्भर करेगा। इसका फैसला हमारे जजेस करेंगे। कोई घटना हो जाने पर, जैसे कि फाइनलिस्ट के घायल होने या मृत्यु हो जाने पर, स्कूल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसकी सहमति दोनों फाइनलिस्ट से ले ली गई है। अगर दोनों फाइनलिस्ट ने एक ही जानवर का शिकार किया और हक जमाया तो उनसे पूछताछ के बाद विनर घोषित किया जाएगा। अनाउंसर ने मुड़कर जजेस की ओर देखा और पूछा, तो क्या हम फाइनल शुरू करें? सभी जजेस ने सहमति दे दी और अनाउंसर ने एक विशालकाय डिजिटल स्क्रीन पर बनी बेल को एक रिमोट से बजा दिया। बेल के बजते ही अदृश्य दीवार हल्के नीले रंग की दीवार में बदल गई और सूरज और अक्षय के सामने 2 दरवाजे नजर आने लगे। दोनों ने अपने वेपन को देखा और जंगल के अंदर चले गए। दोनों के जाते ही दरवाजे बंद हो गए और नीली दीवार फिर गायब हो गई। बेस्ट ऑफ लक सूरज। अकीरा स्टेडियम के बाहर बनी एक बिल्डिंग की छत पर दूरबीन के साथ मौजूद थी। उम्मीद करती हूं तुम्हें आज सबक मिल जाएगा। उसके चेहरे पर एक नफरत भरी मुस्कान थी। जजेस के साथ बैठा हुआ प्रोबॉट बहुत खुश नजर आ रहा था। उसके सैटेलाइट कैमरा ने पिछले कुछ दिनों से सूरज की रिकॉर्डिंग की हुई थी। आज उसे इंतजार था कि सूरज किस तरह से जंगली जानवर को हराएगा ताकि वो और अच्छे से उसका एनालिसिस कर सके। साथ ही वो ये भी सोच रहा था कि अगर सूरज को कुछ हो गया तो वो लॉकेट उसके हाथ आसानी से लग सकता था। प्रोबॉट, तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? शनाया ने पूछा। हाँ, काफी खुश हूं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि लेवल 7 का पिछला विनर एकदम नए फाइटर से कंपीट कर रहा है, वो भी लेवल 5 के। काफी इंटरेस्टिंग फाइनल है, प्रोबॉट ने कहा। दोनों जंगल के अंदर जा चुके हैं, देखते हैं क्या होता है। लिया ने कैमरा ब्रॉडकास्टिंग स्क्रीन को देखते हुए कहा। सूरज ने जंगल में घुसते ही अक्षय की विपरीत दिशा में जाना शुरू कर दिया था। कुछ देर बाद उसे अक्षय के कदमों की आवाज आनी भी बंद हो गई। उसने अब जंगल को गौर से देखना और सुनना शुरू किया। यहाँ के पेड़, फल, फूल अजीब से थे। एक पेड़ ने उसके सामने अपने तने के भीतर एक 8 फुट के मच्छर जैसे दिखने वाले जानवर को चबाकर मार डाला और उस जानवर की लाश के टुकड़े थूक दिए। ये देखकर सूरज कांप गया। उसने पेड़ों से दूरी बनाकर चलना शुरू कर दिया। लगभग आधे घंटे बाद उसे एक आवाज सुनाई दी। ये कैसी अजीब सी आवाज है? शायद कोई जंगली जानवर आसपास है। मुझे शांत और चुपचाप रहना होगा। सूरज ने अपनी रिंग से आग की तलवार अपने हाथ में पकड़ ली
और धीरे धीरे उस आवाज की ओर बढ़ने लगा। उफ, मैंने तो पता नहीं क्या सोच लिया था। पेड़ को पार कर जब सूरज आवाज तक पहुंचा तो उसे एक भूरी चट्टान के पास वीवो जैसा दिखने वाला एक जानवर दिखाई दिया। ओ वीवो का भाई, तू यहाँ क्या कर रहा है? उसने उस जानवर से पूछा कि तभी उसे अपने पीछे एक हलचल सुनाई दी। सूरज ने पलट कर देखा और तुरंत अपनी अंगूठी से आग की दीवार बनाकर सामने कर दी। वो बाल बाल बच गया। अक्षय ने उस पर अपने वेपन से एक नया अटैक किया, जिसमें पिघला हुआ वेपन अपने ओपोनेंट को बुरी तरह घायल कर सकता था या मार सकता था। यहाँ तुझे कौन बचाएगा सूरज? तेरी सारी होशियारी आज यहीं खत्म हो जाएगी। अक्षय, तूने अब इसे पर्सनल बना दिया है, अब तू भी बच नहीं पाएगा। सूरज ने आग का फंदा निकाल अक्षय की तरफ उछाला। इन बचकाने हमलों से तो तू बच्चों को हरा सकता है, पर मुझे नहीं। अक्षय ने मेटल पिन का अटैक किया। सूरज एक तरफ हट गया और वो नुकीली मेटल पिन सूरज के पीछे पड़ी चट्टान पर जा धंसी। अक्षय ने दूसरा नया अटैक करना शुरू कर दिया, जिसमें मेटल की एक पतली चादर अपने ओपोनेंट को पूरी तरह से कवर कर लेती थी और सूरज ने अक्षय पर आग की तलवार से हमला कर दिया। पर अक्षय की आंखें सूरज पर नहीं बल्कि उसके पीछे लगभग 20 फुट ऊपर टिकी हुई थी और उसके चेहरे पर दहशत आ चुकी थी। क्या हुआ अक्षय? अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं। ये कहकर सूरज अक्षय की ओर बढ़ा कि तभी उसे फिर वही अजीब सी आवाज अपने पीछे सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा। हे भगवान, ये क्या चीज है? सूरज और अक्षय के सामने एक 20 फुट ऊंचा जानवर था। इसका मुंह शेर जैसा था और पिछला हिस्सा छिपकली जैसा भूरा। वीवो जैसा जानवर वहां से भाग चुका था। ये तो वॉर्डर है, अक्षय ने चिल्लाकर कहा और एक पेड़ के पीछे छिपने लगा। सूरज ने भी उसे फॉलो किया। उस जानवर ने अपने सिर को उठाया और अपने ऊपर मंडरा रही 2 चिड़ियों को चबाकर सूरज और अक्षय के सामने फेंक दिया और दहाड़ मारी। ओ नो, हमारे कैमरे, अक्षय ने कहा। वो चिड़िया नहीं बल्कि स्कूल के ड्रोन कैमरे थे। अक्षय, हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी बताओ ये क्या चीज है और ये क्या कर सकता है? ताकत और कमजोरी बताओ। सूरज की आवाज में घबराहट साफ थी। कमजोरी? ये वॉर्डर है, सबसे शक्तिशाली जंगली जानवरों में से एक। ये लगभग विलुप्त हो चुके हैं। पता नहीं आज कैसे मिल गया, और वो भी स्कूल के इतने पास। इसके बारे में स्कूल की फाइल्स में भी ज्यादा जानकारी नहीं है। बस इतना पता है कि ये अपने शरीर से ही बिजली पैदा कर सकता है। अक्षय भूल चुका था कि सूरज उसका दुश्मन है। उसे बस अपनी जान बचानी थी। क्राम! एक बिजली गिरी और जिस पेड़ के पीछे सूरज और अक्षय छुपे हुए थे वो एक झटके से गिर गया और दोनों खुद को बचाते हुए वॉर्डर के सामने आ गए। वॉर्डर उनके सामने खड़ा था और उसके मुंह में बिजली चमक रही थी। उसकी 8 आंखें थी और मुंह एक गोल भंवर की तरह, जिसमें छोटे छोटे आरी जैसे पैने दांत लगे हुए थे। उसने अपनी मूंछ से हमला किया। सूरज ने उछलकर खुद को बचाया और उस पर आग के शोले फेंके। वॉर्डर ने गुस्से से उस पर मुंह से बिजली फेंकी और फिर अक्षय पर दोबारा पूंछ से हमला किया। इस बार अक्षय इस वार से बच नहीं पाया। पूंछ से मार खाकर वो एक पेड़ से टकराया और वहीं निढाल हो गया। अक्षय, बच के! सूरज चिल्लाते हुए उसकी ओर बढ़ा कि तभी वॉर्डर ने उस पर बिजली के गोलों से वार किया, जो किसी भी चीज से टकराने पर बम की तरह फट जाते थे। अक्षय को बचाकर दूसरे पेड़ के पीछे ले जाते हुए एक बिजली का गोला सूरज के पैर के पास टकराया और वो गिर गया। उसका लॉकेट उसके गले से निकलकर गिर गया। वो लॉकेट को उठाने भागा कि तभी वॉर्डर ने दोबारा बिजली का हमला किया। नहीं! लॉकेट पर बिजली का हमला होते हुए देखकर सूरज चिल्लाया। बिजली लॉकेट के ठीक बगल में गिरी जहां प्रोबॉट का लगाया हुआ कैमरा सेंसर था और बिजली के कारण वो खराब हो गया। इधर स्टेडियम में बैठे हुए प्रोबॉट के कनेक्ट में एक मैसेज आया। उसने मैसेज खोलकर देखा तो उसे पता चला कि उसका कैमरा सेंसर खराब हो चुका था। ओ नहीं, ये भी आज ही होना था। अब मैं... प्रोबॉट ने गुस्से को दबाते हुए कहा। क्या हुआ प्रोबॉट, कोई प्रॉब्लम? मोनिका ने पूछा। नहीं मोनिका, कोई दिक्कत नहीं, बस एक डिलीवरी थी जो मैं भूल गया, उसे कल के लिए बोल देता हूं। प्रोबॉट ने कनेक्ट बंद कर दिया। इधर जंगल में सूरज ने लॉकेट बचाकर दोबारा पहन लिया था और अक्षय के साथ पेड़ के पीछे आ गया था। वॉर्डर गुस्से से चारों तरफ बिजली और बिजली के गोले फेंक रहा था, पूंछ से तबाही मचा रहा था और दहाड़ रहा था। अक्षय सुनो, मेरे पास एक आइडिया है, पर उसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। हम अपनी लड़ाई स्कूल में भी सुलझा सकते हैं। अभी इस प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं ताकि हम यहाँ से कम जिंदा स्कूल लौट सके, ठीक है? सूरज ने कहा और उसे सुनकर अक्षय ने हाँ में सिर हिला दिया। सूरज ने अक्षय को अपना आइडिया बताया और कहा, पहले मैं जाता हूँ और मेरे कहने पर तुम सही समय पर हमला करना, ओके? सूरज के पूछने पर अक्षय ने सिर हिलाकर सहमति दे दी। हे
इधर देख बदसूरत जानवर, इधर देख। सूरज ने वाटर का ध्यान बटाया और उसे अक्षय से दूर उसकी विपरीत दिशा में ले गया। अब वाटर की पीठ के पीछे अक्षय था और सामने सूरज। ये ले वाटर, अब तेरा काम खल्लास। सूरज ने उस पर आग के शोले फेंके और चेहरे पर आग की लहर भी। वाटर दहाड़ता हुआ उसकी ओर बढ़ा। अक्षय इसी समय, जल्दी! सूरज चिल्लाया। पेड़ के पीछे से सामने आकर अक्षय ने वाटर की पूंछ पर मेटल पिंस का हमला किया और पीठ पर पिघला हुआ मेटल उड़ेल दिया। वाटर कराह उठा और उसने पीछे मुड़कर अक्षय पर बिजली के गोलों से हमला कर दिया। अक्षय इस बार बच नहीं पाया और घायल हो गया। नहीं अक्षय! सूरज दोबारा अक्षय की ओर भागा और उसे उठाकर एक चट्टान के पीछे बैठ गया। अक्षय का हाथ घायल हो चुका था। अक्षय, मुझे तुम्हारे वेपन की जरूरत है, इसे मुझे दे दो। पागल हो गए हो क्या? मैं नहीं दूंगा। जिद मत करो अक्षय, अगर तुमने वेपन नहीं दिया तो हम दोनों यहीं मारे जाएंगे। तभी उस चट्टान पर वाटर ने हमला कर दिया और वो चट्टान हिलने लगी। जल्दी अक्षय, जल्दी! ओके, ये लो। अक्षय ने मन मारकर उसे अपना ब्रेसलेट दे दिया। थैंक यू, तुम यहीं रुको। ये कहकर सूरज चट्टान से बाहर निकला और वाटर पर आग के शोलों और मेटल पिंस का मिला जुला हमला कर दिया। उसे बस वाटर के बिजली गिराने का इंतजार था। वाटर ने जैसे ही अगली बार बिजली गिराई, उसने उसकी पूंछ पर मेटल के सैकड़ों सरिये गाड़ दिए। अब वाटर पूरी तरह चल नहीं सकता था। उसकी पूंछ से नीला खून बहने लगा। उसने पागलों की तरह बिजली गिराना शुरू कर दिया। उफ, ये तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, सूरज ने बचते हुए कहा। तभी एक आवाज आई, अभी हमला करो वाटर पर। इस अनजान आवाज के मालिक को देखने के लिए सूरज ने नजरें घुमाई, पर उसे कोई नहीं दिखाई दिया। तभी अचानक वाटर के सिर से एक पीली रोशनी का गोला टकराया और वाटर की आंखें फूट गई। हमला करो, फिर से अनजानी आवाज ने चिल्लाकर कहा। सूरज ने तुरंत वाटर के सिर पर मेटल के सरियों से वार किया और उन्हें उसके मुंह के सामने लटकता हुआ छोड़ दिया। वाटर को गुस्सा दिलाने के लिए उसने उसकी पूंछ, पीठ और गले पर कई सारे वार किए। वाटर ने गुस्से से बौखलाते हुए तेज दहाड़ मारी और अपनी पूरी ताकत लगाकर मुंह से बिजली छोड़ी। यस, मेरा आइडिया काम कर गया, सूरज खुशी से चिल्लाया। वाटर के बिजली छोड़ते ही सारी बिजली उन मेटल के तारों से होते हुए उसके सिर में समा गई और उसका पूरा सिर जल गया और मुंह और कानों से नीला खून उबलते हुए गिरने लगा। एक आखिरी तेज दहाड़ मारकर वाटर आराम से जमीन पर गिर गया। अक्षय भी चट्टान से बाहर आ गया था। वो आवाज किसकी थी सूरज? अक्षय का सवाल सुनकर सूरज ने चारों तरफ मुड़कर देखा। कहीं कोई नहीं था। कौन है? सामने आओ और हमारी मदद के लिए शुक्रिया, सूरज ने चिल्लाते हुए कहा। अक्षय वाटर के मुंह के पास गया और कहा, इसकी फोटो ले लो सूरज, कनेक्ट से। इसे ले तो नहीं जा पाएंगे। अक्षय की बात सुनकर सूरज ने कनेक्ट से वाटर की फोटो खींची कि तभी उसे कनेक्ट के कैमरा में वाटर के पीछे एक औरत दिखाई दी। कौन हो तुम? रुक जाओ! भागती हुई उस औरत के पीछे जाते हुए सूरज ने चिल्लाया। कौन थी वो औरत जिसने सूरज और अक्षय की मदद की थी? सूरज को अब स्कूल में क्या नया चैलेंज मिलेगा? रोबोट और उसके कैदी अब क्या कदम उठाएंगे? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए साकुरा द मिस्ट्री आइलैंड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रुको, मुझे तुमसे बात करनी है, उस औरत के पीछे भागते हुए सूरज चिल्लाया। उस औरत ने अपना हाथ हवा में लहराया और हवा में एक पोर्टल खुल गया। जब तक सूरज उस औरत तक पहुंच पाता, वो औरत पोर्टल के अंदर जा चुकी थी और पोर्टल बंद हो चुका था। नहीं! सूरज हताशा से चिल्लाया। उसे समझ आ गया था कि हो ना हो यही औरत उसकी मददगार थी। ओफो, कौन हो तुम? सूरज ने आसमान की ओर चिल्लाकर पूछा। अक्षय भी उसका पीछा करता हुआ आ गया था। सूरज, तुम ठीक हो? किसके पीछे भाग रहे थे तुम? अक्षय उस औरत को नहीं देख पाया था। पता नहीं कौन थी, पर मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। इस दुनिया में एक मददगार को पाकर उसे अपने दोस्त रघु की याद आ गई थी, जो हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहता था। सूरज थोड़ा इमोशनल हो गया था। पिछले कुछ दिनों में उसके साथ बहुत कुछ हो गया था और वो अभी इन घटनाओं के साथ धीरे धीरे एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा था। सूरज, हमें चलना चाहिए, जंगल खतरनाक जगह है, कहीं और कोई दूसरा जानवर ना आ जाए। तभी उन्हें पीछे से कुछ आवाज सुनाई दी। दोनों ने मुड़कर पीछे देखा। मोनिका की दी फाइल में जो हाथी और मकड़ी जैसा जानवर था, वो अभी अभी सूरज के हाथों मारे गए वार्डर के टुकड़े करके निकल रहा था। चलो सूरज, जल्दी करो।
अक्षय ने सूरज का हाथ पकड़कर खींचा और दोनों कुछ पलों बाद जंगल से बाहर अदृश्य दीवार में बने दरवाजों से स्टेडियम में वापस आ गए। पूरे स्टेडियम में दर्शकों के शोर से हंगामा हो गया। सूरज को देखकर मोनिका की आंखों में चमक आ गई थी। हमारे दोनों फाइनलिस्ट्स लौट आए हैं। दुर्भाग्य से हमारे दोनों ड्रोन्स को वार्डर ने तोड़ दिया था, इसलिए दोनों फाइटर्स से पूछताछ करके रिजल्ट बताया जाएगा। सूरज और अक्षय को फाइटर्स गैलरी में ले जाया गया, जहां उनकी चोटों के इलाज के बाद चारों जजेस ने उनसे बात की। जंगल और वार्डर की कहानी सुनते हुए मोनिका की आंखों में सूरज के लिए फिर से भूख दिखने लगी थी। उसने कुर्सी पर बैठे बैठे कसकर अपनी टांगों को एक के ऊपर एक रख लिया था। वाह सूरज, तुमने तो कमाल कर दिया। कमाल ही नहीं बल्कि ये तो शायद रिकॉर्ड है। आज से पहले किसी भी स्कूल फाइटर ने इतने बड़े और खतरनाक जानवर का शिकार नहीं किया है, और वो भी वार्डर का, जिसका शिकार करने में कम से कम 4 फाइटर्स लगते। तुम लेवल 5 के नहीं बल्कि कम से कम लेवल 7 के फाइटर हो, लिया ने कहा और दोबारा सूरज के कनेक्ट से ली गई वार्डर की तस्वीर देखने लगी। सूरज ने एक तस्वीर शेयर नहीं की थी जिसमें वो औरत धुंधली सी दिख रही थी। लिया की बात सुनकर स्कूल के कुछ टीचर्स और अक्षय लिया को घूरने लगे थे। तुम दोनों की क्या राय है प्रोबॉट और शनाया? सूरज ये फाइनल तो जीत गया है, पर क्या उसे लेवल 7 का फाइटर बैज देना चाहिए? मोनिका ने पूछा। बिल्कुल, प्रोबॉट और शनाया ने सूरज की ओर मुस्कुराते हुए कहा। मैं आप तीनों से कुछ बात करना चाहती हूँ, आप लोग मेरे साथ आइए। मोनिका ने बाकी तीनों जजेस से कहा और सूरज की ओर भूखी निगाहें डालकर उनके साथ दूसरे कमरे में चली गई। अक्षय, तुम स्कूल अस्पताल जाओ, 10 मिनट में हम सूरज के विनर बनने की अनाउंसमेंट कर देंगे। स्कूल के एक प्रोफेसर जिनका नाम लियो था, उन्होंने कहा। मैं ठीक हूँ, मुझे अस्पताल नहीं जाना, मैं स्कूल जिम जाकर ड्रेस चेंज कर लेता हूँ। अक्षय ने फाइटर गैलरी से निकलते हुए कहा। कांग्रेचुलेशन सूरज। और अक्षय चला गया। किसी ने भी उसकी आंखों में उबलती हुई नफरत नहीं देखी थी। मेरा इतना अपमान आज तक नहीं हुआ। सूरज को हराना नहीं है, अब उसे बर्बाद करना है पूरी तरह। अक्षय के नाखून उसकी हथेलियों में धसे हुए थे और उनसे खून टपक रहा था। मेरी जान बचाने का तेरा ये एहसान तो मैं चुका कर रहूंगा सूरज, वो भी तेरी जान के साथ। इधर प्रोबॉट की लैब के बेसमेंट में बंद सभी कैदी भागने का प्लान बना रहे थे, पर प्रोफेसर हार्प हम और सूरज पर नजर रखने को भी मना रहा था। ये बात सुनकर रवि और माया के चेहरे पर चिंता दिखने लगी। प्रोबॉट ने आगे कहा कि वो आज देर रात तक बिजी रहेगा, फाइटिंग लीग के फाइनल खत्म होने तक और उसके बाद के जश्न में भी। हम इस बात का फायदा उठा सकते हैं, पर कैसे? माया ने पूछा। वो पीछे वाली दीवार देख रहे हो ना, उसे तोड़कर, और फिर हम सब आजाद। प्रोफेसर हार्प के चेहरे पर खुशी नाच रही थी। वो रवि और माया के साथ शरद के पहले कैदियों में से एक थे, लगभग 19 साल से। इतने सालों में खुशी आने पर उनका चेहरा और डरावना दिखने लगा था। दीवार तोड़कर हम प्रोबॉट की कैद से भागेंगे? आप पागल तो नहीं हो गए? प्रोफेसर मिया ने कहा। प्रोफेसर मिया सभी कैदियों में सबसे छोटी थी, लगभग 32 साल की। प्रोबॉट ने उन्हें 4 साल पहले कैदी बनाया था। प्रोफेसर मिया का स्वभाव काफी हंसमुख था और कैद में होने के बावजूद वो बाकी लोगों से ज्यादा पॉजिटिव रहती थी। नहीं मिया, तुम लोगों ने प्रोबॉट के आने और जाने के बाद एक इलेक्ट्रिकल आवाज सुनी है हर बार? प्रोफेसर स्टीन ने पूछा। सबने हाँ में सिर हिलाया। वो आवाज इलेक्ट्रिक लोहे के गेट की है जो बेसमेंट की उस पिछली दीवार के बाहर लगी हुई है, और साथ ही बेसमेंट के दरवाजे के बाहर भी, प्रोफेसर स्टीन ने बताया। पर यह आवाज आज सुबह प्रोबॉट हमें खाना देकर गया तब नहीं आई। मतलब वो लोहे का गेट लगाना भूल गया है, या फिर किसी गड़बड़ी के कारण गेट बंद नहीं हुआ। इसी कारण से आज प्रोबॉट की और उस लड़की की बातें मैंने और प्रोफेसर हार्प ने सुन ली। ये बात सुनकर सभी लोगों के चेहरे पर उम्मीद की एक झलक दिखने लगी। प्रोफेसर मिया सबसे ज्यादा उत्साहित दिख रही थी। तो अब हमें यहां से निकलना कैसे है? प्रोफेसर मिया ने पूछा। बेसमेंट के दरवाजे पर तो प्रोबॉट का लोहे का गेट लगाना समझ आता है, पर इस पिछली दीवार पर कोई क्यों लोहे का गेट लगाएगा, जानते हो? प्रोफेसर स्टीन ने पूछा और सबके चेहरे पर सवाल देखकर प्रोफेसर हार्प से कहा। आइए प्रोफेसर, हम दोनों ही शुरुआत करते हैं। दोनों प्रोफेसर बेसमेंट के अगले भाग की ओर गए, जहां पर ऊपर घर आती सीढ़ियों के नीचे एक छोटी सी अंधेरी जगह थी, और उन्होंने वहां जाकर 2 मेटल रॉड निकाली। सब ये देखकर हैरान रह गए। दोनों प्रोफेसर मुस्कुराते हुए बेसमेंट की दीवार तक गए और प्रोफेसर स्टीन ने कहा 1 2 3, और दोनों प्रोफेसर्स ने दीवार पर रॉड पटकी। दीवार में दरार पड़ गई
और कुछ ईंटें और पत्थर खिसक गए। ये दीवार कमजोर है, इसलिए प्रोबॉट ने लोहे का गेट इसके पार लगवाया है, पर अब हमें कोई नहीं रोक सकता। हम आज आजाद होकर रहेंगे। प्रोफेसर स्टीन की आंखों में आंसू थे। उन्हें अपना परिवार देखे हुए कई साल बीत चुके थे। आप सब उस सीढ़ी के नीचे से औजार ले आइए, प्रोफेसर ने कहा। सब जाकर कोई ना कोई औजार ले आए। प्रोबॉट ने हमें इन औजारों के साथ कैद किया। और आपको इनके बारे में कैसे पता चला? जिस दिन प्रोबॉट ने हमें यहाँ लाकर कैद किया था उसी दिन ऊपर प्रोबॉट की लैब में हलचल के कारण रात में सीढ़ियों के नीचे रखे कुछ औजार गिर गए थे। आप सब सो रहे थे तो मैं अकेला देखने गया तो ये पता चला। और रही बात प्रोबॉट की, तो मुझे नहीं लगता है कि जब से उसने प्रोफेसर पामेला की हत्या करके उनका ये घर हथिया लिया था तब से उसने इस घर का ख्याल रखा है। उसे तो ध्यान ही नहीं रहा होगा। वैसे भी उसने हमें जल्दबाजी में यहाँ ट्रांसफर किया था, न जाने क्यों, पर हमारा तो भला हो गया, प्रोफेसर स्टीन ने कहा। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। प्रोबॉट कब आएगा पता नहीं। हम काम शुरू कर देते हैं और दीवार की हालत देखकर लग रहा है कि हम जल्द ही कामयाब हो जाएंगे, प्रोफेसर मिया ने उत्साह से कहा और दीवार के पास आकर खड़ी हो गई। हमारी आजादी के नाम, प्रोफेसर मिया ने चिल्लाकर कहा। सबके चेहरों पर उम्मीद और जोश था। सब ने चिल्लाकर कहा, हमारी आजादी के नाम। इधर स्टेडियम के बीचों बीच में सूरज जजेस के साथ खड़ा हुआ था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तो इस साल के साकुरा फाइटिंग लीग का विनर है सूरज। अनाउंसर ने जैसे ही ये अनाउंस किया पूरे स्टेडियम में जश्न का माहौल छा गया। अक्षय के ग्रुप के अलावा कोई उससे नफरत नहीं करता था। सूरज के जीतने पर उन्हें स्कूल का नया हीरो मिल गया था। अकीरा की नजर स्टेडियम पर गड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर भी नफरत के भाव दिख रहे थे। रुक जाओ सब, एक अनाउंसमेंट और करनी है, अनाउंसर ने भीड़ को शांत करते हुए आगे कहा। सूरज ने जिस बहादुरी और दिमाग से वॉर्डर को हराया है वो काबिले तारीफ है। ऐसा किसी भी फाइटिंग स्कूल के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। वॉर्डर को हराना किसी आम लेवल 5 के फाइटर का काम नहीं हो सकता। इसके लिए अद्भुत टैलेंट और साहस की जरूरत पड़ती है। हमारे ग्रह के महान फाइटर में भी कुछ एक ही रहे होंगे जिन्होंने अकेले अपने दम पर वॉर्डर जैसे खतरनाक जंगली जानवर को मार डाला, और न सिर्फ मारा बल्कि अपने ओपोनेंट की जान भी बचाई। इसलिए जजेस ने यह तय किया है कि सूरज को लेवल 5 के फाइटर से लेवल 7 का फाइटर बनाया जाता है। सूरज हमारे स्कूल का नया हीरो, वॉर्डर किलर और लेवल 7 का फाइटर। पूरा स्टेडियम दर्शकों की तालियों, चीख और कोलाहल से भर गया। शनाया और लिया स्टेज के ऊपर आए और उन्होंने सूरज को जंगल रन फाइनल जीतने पर एक ट्रॉफी दी जिस पर साकुरा फाइटिंग स्कूल का लोगो बना हुआ था। बहुत खूब सूरज, शानदार परफॉर्मेंस, शनाया ने उसके गले लगते हुए कहा। सूरज, तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करके मजा आ जाएगा। तुम्हारा लिया जिम में हमेशा स्वागत रहेगा। लिया ने उसे अपने जिम का इनविटेशन भी दे दिया था। इसके साथ ही मोनिका ने सूरज को लेवल 7 का बैज उसके सीने पर लगाया। वेल डन सूरज। मोनिका के हाथ सूरज के सीने पर जैसे ठहर गए थे। उसके नाखून सूरज के सीने पर धंसने लगे थे। मोनिका, मैं भी जज हूं, मेरा भी कांग्रेचुलेशंस देना बनता है, प्रोबॉट ने मोनिका से कहा। मोनिका मुस्कुराते हुए हट गई। तुम स्कूल के बेस्ट फाइटर हो सूरज, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। ये कहकर प्रोबॉट ने उसे गले लगा लिया। प्रोबॉट के गले लगते ही सूरज की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे विक्रम अंकल की याद आ गई थी। कैसे विक्रम अंकल उसकी हर छोटी बड़ी खुशी और जीत का जश्न मनाते थे, चाहे स्कूल में पास होना हो, रेस में जीतना हो या फिर मिक्स्ड मार्शल आर्ट या जिम कंपटीशन में प्राइज लाना हो। साथ ही रघु उसकी जीत में कितनी खुशी से शामिल होता था। चाहे दिन हो या रात, वो पार्टी प्लान करना नहीं भूलता था। सूरज कितना भी थका क्यों ना हो, विक्रम अंकल और रघु उसके मूड को हमेशा खुश कर देते थे। उसे शीना की भी याद आ रही थी। किसी तरह पिछले कुछ सालों में शीना ने उसकी हर जीत को अपनी जीत माना था। शीना ने उसे हर कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया था और हर जीत के बाद सूरज की जीत सेलिब्रेट करने के लिए सूरज से ज्यादा शीना एक्साइटेड होती थी। सूरज को अपनी जीत से ज्यादा शीना का जश्न मनाना याद आ गया था। दोनों के जिस्म किस तरह से बिस्तर पर रात भर करवटें बदलते हुए सिलवटें छोड़ देते थे। सूरज, ये जश्न तुम्हारे नाम का है, एंजॉय करो। और हाँ, कुछ देर में मैंने अपने घर में छोटी सी पार्टी रखी है, तुम्हें वहां आना है। तुम्हारे लिए ही पार्टी रखी गई है और प्रोबॉट, तुम्हें भी आना है। इतना कहकर मोनिका ने सूरज को गले लगाया और मुस्कुराती हुई पलट कर चली गई।
सूरज, तुम्हें ये पार्टी जिंदगी भर याद रहेगी। शनाया ने सूरज को आंख मारकर कहा और लिया का हाथ पकड़कर चली गई। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सूरज ने पूरे स्टेडियम की ओर देखा और अपनी ट्रॉफी हवा में ऊपर उठा दी। पूरा स्टेडियम एक बार फिर रोमांच और चीखों से भर गया। सूरज, 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 सूरज। स्टेडियम के पास बनी बिल्डिंग की छत पर दूरबीन से यह सब कुछ देख रही अकीरा ने अपनी दूरबीन तोड़ दी। जब तक तेरा समय चल रहा है सूरज, तब तक जश्न मना ले। मैं वादा करती हूँ तू ज्यादा समय तक जश्न नहीं मना पाएगा। अकीरा अपना बैग उठाकर बिल्डिंग की छत से गायब हो गई। पर सिर्फ अकीरा ही नहीं थी जो सूरज पर नजर रख रही थी। पाशो शहर से सटे हुए जंगल की पहाड़ी पर एक और औरत दूरबीन जैसे डिवाइस से सूरज को देख रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी। सूरज, तुम्हें इस दुनिया में आना ही था। आज जो कुछ हुआ उसे देखकर मैं कह सकती हूँ कि भविष्यवाणी झूठी नहीं थी। सूरज, हम जरूर मिलेंगे जल्द ही। कौन थी ये रहस्यमयी औरत और किस भविष्यवाणी के बारे में बात कर रही थी? क्या प्रोबॉट के कैदी भाग पाएंगे? सूरज और मोनिका के बीच पार्टी में क्या होगा? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए साकुरा द मिस्ट्री आइलैंड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।